नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारा ये साप्ताहिक शो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है संकट सुरक्षा और स्वामी। आज के एपिसोड के लिए हम रुख कर रहे हैं अमेरिका की तरफ। सवाल जो हमने उठाया है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों दे रहे हैं नेटो से बाहर निकलने की धमकी। प्रवीण, हमें कई सारे सवाल आए हैं इसमें, मेंबर्स के, नॉन मेंबर्स के, लेकिन सवाल लेने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर वहाँ इस समय चल क्या रहा है। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जो यूरोप के कंट्रीज़ नेटो में हैं और जो कम से कम 4% अपने जीडीपी का डिफेंस पे नहीं खर्च कर रहे हैं, वो उनको उनकी मदद नहीं करेगा। अब ये स्पष्ट लफ्ज़ों में तो नहीं कहे, लेकिन ये कहा कि अगर कोई ऐसे मुल्कों पे हमला करे तो वो कह देंगे कि अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो अमेरिका को इन मुल्कों के डिफेंस में नहीं इन्वॉल्व करेंगे जी। अब ये बहुत ही एक साइड पे बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 से ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का बट पूरे ग्लोबल ऑर्डर का एक पिलर रहा है, एक खंबा रहा है जिस पे ग्लोबल ऑर्डर खड़ा रहा है। क्योंकि यूरोप में और रिलेटिव टू रशिया इसने यूरोप में स्थिरता इंश्योर की है। जी। अगर नेटो ख़त्म हो जाएगा तो हम मतलब पूरी दुनिया एक बहुत अजीब दिशा में जाएगी, जिसका हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरे साइड पे क्लैरिटी नहीं है कि ट्रंप एक्चुअली ये करना चाहते हैं कि सिर्फ दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ पे, ताकि वो अपना पूरा हिस्सा अपने डिफेंस के लिए उसके पूरे पैसे चुकाए। और उसमें भी बहुत सारे इन्स एंड आउट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। अब ये बात 2018 से लगातार चल रही है, लेकिन अमेरिका में अमेरिका के अपने आर्थिक प्रॉब्लम्स के वजह बहुत फ्रस्ट्रेशन माउंट हो गया है, और पब्लिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्या मेजॉरिटी हिस्सा है या छोटा है कहना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि भाई आखिर हम यूरोप की सुरक्षा के लिए, ये भी अमीर मुल्क है, उसके लिए हम क्यों बोझ उठाएं। जी। तो इस पे भी चलिए आगे सवालों में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, चलिए सबसे पहला सवाल लूँगी। संकल्प का हमारे मेंबर हैं, हमें हर एपिसोड के लिए सवाल भेजते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प। मेंबर होने के लिए भी धन्यवाद। वो बोल रहे हैं कि ईयू हमेशा रूस के खिलाफ जाने को लेकर हाफ हार्टेड से था। उनका रूस के साथ कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है और न ही रूस का उन पर कोई क्षेत्रीय दावा है। तो अमेरिकी यूक्रेन में शांति समझौते के खिलाफ क्यों है? क्या ये प्योरली ईगो की बात है? मुझे रूस का यह दावा हास्यास्पद लगता है कि वह ईयू के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। रूसियों के पास ईयू के मैदानी इलाकों पर हावी होने के लिए मैन पावर नहीं है। यूक्रेन को अमेरिकी डॉलर का वियतनाम क्यों बनाए? इसके अलावा चीन रूस एक्सेस किसी के हित में नहीं है। वो बोल रहे हैं हालांकि अब ये एक लॉस्ट कॉज है क्योंकि दोनों के बीच समझौता हो गया है। संकल्प, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, दोबारा सवाल भेजने के लिए। ये आपका सवाल दो हिस्सों में आंसर करूँगा। पहला तो इसमें ये है कि डेफिनेटली यूरोप और अमेरिका के बीच में डिवीज़न तो रहा है। यूरोप में एंथुसियाज्म काफ़ी कम था यूक्रेन के वॉर के लिए, लेकिन यूरोप इस मैटर पे एक नहीं है। अगर आप मानो कि यूरोप के बाल्टिक रिपब्लिक्स में बात करें या पोलैंड में बात करें, रशियन थ्रेट पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि ये बिल्कुल रशिया के करीब के मुल्क हैं। इनफैक्ट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है कि अमेरिका जितना इस वक्त अपने पैसा दे रहा है यूक्रेन के एड में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब नॉट एक्चुअल नंबर्स बट एज परसेंट, सिर्फ 4 मुल्क अमेरिका के आगे हैं, और वो चारों लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, जो बिल्कुल बगल के मुल्क हैं, वो हैं। जी। ऑब्वियसली इटली में या फ्रांस में फीलिंग पब्लिक में काफ़ी हद तक कुछ और है कि क्यों इसमें फंसे हैं, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं रशिया उनकी टेरिटरी पे तो कोई दावा नहीं कर रहा है। दूसरी इसमें बात है कि दूसरा हिस्सा इसका ये कहूँगा ये है कि जहाँ तक पीस अकॉर्ड मानने की बात है, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि नेटो लगातार कोल्ड वॉर के अंत के बाद नए मेंबर लेते गया है, जो यूरोप के पश्चिमी हिस्से के नए नेशन स्टेट्स हैं। अब सोवियत यूनियन को ये कहा गया था, या उस वक्त के लीडर समझे थे
कि नेटो ईस्टवर्ड्स एक्सपैंड नहीं करेगा। मतलब रूस और नेटो के बॉर्डर्स के बीच में जो मुल्क होंगे जी। वो एक तरह से बफर स्टेट रहेंगे, लेकिन नेटो मतलब पूर्वी ओर लगातार बढ़ते गया। और ये कहा जाता है कि यूक्रेन में जो जंग की स्थिति बनी, याद रखिए ये अभी तो ये जंग शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले भी क्राइमिया का इन्वेजन हुआ था। तो ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नेटो के ईस्टवर्ड ड्रिफ्ट से परेशान थे। अगर कोई पीस अग्रीमेंट होगा तो सिर्फ यूक्रेन पे टेरिटोरियल डील नहीं होगा, नेटो के ईस्टवर्ड ड्रिफ्ट, रशिया के अपने एस्पिरेशंस ईस्टर्न यूरोप में पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, इन सब पे बात होनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा कुछ अरेंजमेंट अब अग्री करने के लिए जी। इतने वक्त के बाद। लेकिन ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका में ही पब्लिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब परेशान हो गए हैं पैसे खर्च करने में। रिपब्लिकन पार्टी का एक हिस्सा है, सारे नहीं लेकिन एक हिस्सा है, जिसको लगता है कि अननेसेसरीली अमेरिका रशिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन में फंस गया है, जिस वक्त उसको अपने एनर्जीज चाइना की ओर कंसंट्रेट करने चाहिए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंटी वॉर ग्रुपिंग है या एंटी अटलांटिसिस्ट ग्रुपिंग है वो कितना पावरफुल बनता है आने वाले इलेक्शंस में। अगला सवाल साहिल भाटिया का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे क्या आप देखते हैं कि नेटो देश और यूक्रेन अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डेमोक्रेट सत्ता में वापस आ सके? वो बोल रहे सबसे अधिक संभावना है कि रूस ट्रंप की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी साइबर आर्मी को निर्देशित करेगा, जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था। साहिल जी, मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में अमेरिका के सारे एलाइज और दुश्मन दोनों जो है वो पूरी कोशिश करेंगे अपने चोज़न कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने की। डेमोक्रेटिक विक्ट्री के पक्ष में बहुत सारे इस वक्त स्टेट्स हैं, ताइवान से लेके यूरोप में, और रिपब्लिकन्स के पीछे भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक तरह से लॉबी पैदा हो गया है। लेकिन मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ये साइबर आर्मी और इंटरफेरेंस की बातें जो हैं, ये इंटरफेरेंस कोई नहीं है। लॉबिंग अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना पड़ा रहा है। और एपैक जैसी संस्था जो अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ इज़राइल की जो बड़ी संस्था है, इजरायली लॉबी, सऊदी लॉबी, अलग अलग मुल्कों की लॉबी हमेशा अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक्टिव रही है। अब अमेरिकन लॉ के तहत कोई फॉरेन एक्टर उनके कंट्री के पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, ना उनके पॉलिटिशियंस को डायरेक्टली पैसा दे सकता है। लेकिन लॉबिंग और लॉबिंग फर्म्स के थ्रू हमेशा ये एक तरह से इंटरफेरेंस रही है। दूसरी बात है कि हाँ, ये साइबर लॉबिंग और रशियन साइबर ट्रोल आर्मीज़ के अनलीश होने की काफ़ी वक्त से बात चल रही है। लेकिन शायद मैं ओल्ड फैशन्ड हूँ, बट मैं अनकन्विंस्ड हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग से लोग अपने पॉलिटिकल डिसीजंस बनाते हैं। लोग देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हालात क्या हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। सही या गलत वो बात अलग है, लेकिन लोग अपना दिमाग लगाते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं और फिर एक वोटिंग डिसीजन लेते हैं। तो इस वक्त हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि पुतिन भी रिपब्लिकन पार्टी के एक राइट विंग फ्रिंज को काफ़ी रीच आउट कर रहा है। आपने पढ़ा होगा पिछले हफ्ते टकर कार्लसन, जो एक बहुत मशहूर राइट विंग होस्ट हैं, पहले फॉक्स टीवी में होते थे, फिर अब ट्विटर पे अपना प्रोग्राम अलग से चलाते हैं, उनको व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू दिया गया। नई बात कुछ खास कही नहीं गई, लेकिन फिर भी बहुत वक्त के बाद मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया में पुतिन को कुछ होल्ड मिला। एंड आई एम श्योर बाकी भी मुल्क लॉबिंग और प्रेशर बिल्डिंग करेंगे। अमेरिका ऊपर से इमिग्रेंट्स का मुल्क है, मतलब दुनिया के लगभग हर मुल्क के लोग वहाँ रहते हैं। और क्वाइट ऑफ्टन ये डायस्पोरा के लोग ये भी सोचने की कोशिश करते हैं कि उनके होमलैंड को किस कैंडिडेट के आने या जाने से फ़ायदा रहेगा। तो डेफिनेटली रशिया भी दबाव माउंट करेगा, लेकिन यूक्रेन भी करेगा और बाकी मुल्क भी माउंट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रेशर्स फाइनल फैक्टर नहीं रहेंगे, फाइनल फैक्टर्स डोमेस्टिक रहेंगी, ख़ासतौर से इकोनॉमी और डोमेस्टिक इश्यूज से जुड़ी हुई जो फैक्टर्स हैं, उससे डिसाइड होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे कि जो बाइडेन री इलेक्ट होंगे।
प्रवीण, अगला सवाल कुमार सत्यम जी का है। बोल रहे नमस्कार अपूर्वा मैम और स्वामी सर जी। थैंक यू सो मच, आपको भी नमस्कार। बोल रहे मैं ट्रम्प की बातों को सीरियसली नहीं लेता हूँ क्योंकि वे हमारे मोदी जी जैसे ही हैं। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन मुझे ये जानना है आपसे कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट नेटो के लिए देने से क्या अमेरिका का स्टेटस ग्लोबल स्टेज पर कमज़ोर नहीं होगा, फिर चाहे वो इलेक्शन कैंपेन में दिया गया स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। वो बोल रहे हैं और क्या ये सही बात नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज़ आपने नेटो के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रही हैं। स्वामी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि नेक्स्ट मतलब 10 to 15 ईयर्स में अमेरिका का जो ग्लोबल स्टैचर है वह कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि अमेरिका डोमेस्टिक इशू में ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। कुमार सत्यम जी, फर्स्टली सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे विचार में आप ट्रंप साहब और मोदी जी से थोड़ी शायद नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं आज तक किसी नेता से नहीं मिला हूँ जो बहुत सत्यवादी है बातें कहने में लिए या इलेक्ट होने के लिए जो बढ़ा चढ़ा के या बात को गोल करके कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी और ट्रंप साहब की बीमारी नहीं है, बहुत एक कॉमन कंडीशन है पॉलिटिकल लीडर्स का। तो ये कहते हुए अब मैं आगे ये कहूँगा कि अमेरिका में इस वक्त बहुत डिबेट चल रहा है कि आखिर अमेरिका के ओवरसीज़ कमिटमेंट्स क्या होने चाहिए। और ये इसलिए शायद अहम बना है कि अमेरिका की इंडेटेडनेस भी बढ़ी है। एक टाइम था जब अमेरिका के डेट्स 38% ऑफ जीडीपी पे थे। आज की तारीख वो उसके 3 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 100% ऑफ जीडीपी पे पहुंच गए हैं। और मिलिट्री कमिटमेंट्स को ग्लोबली मेंटेन करना बहुत ही महंगा काम है। इस वक्त ऑलरेडी अमेरिकन मिलिट्री, चाहे वो नेवी हो, उसके एयरफोर्स हो, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मैन पावर और मटेरियल को उस लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए जो एक ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस सस्टेन करने के लिए चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट कि कोल्ड वॉर के अंत के बाद, कोल्ड वॉर या मुझे कहना चाहिए कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का एक ही कंपेटिटर था, यानी रशिया। तो रशिया को डेटर करना या रशिया को जवाब देना काफ़ी आसान काम था क्योंकि एनिमी एक था जी। उस वक्त के बाद अब मल्टीपोलर थ्रेट्स हो गए हैं। चाहे आप मिडल ईस्ट में देखिए या चाइना, राइज ऑफ चाइना देखिए, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की ये सोच थी कि क्योंकि वो वहद ग्लोबल पावर थे, उनको ग्लोबल डोमिनेशन की कोशिश करनी चाहिए, मतलब दुनिया के हर जगह में एक मिलिट्री प्रेजेंस रिटेन करनी चाहिए, ताकि जहाँ भी कोई उनका कंपिटिटर आए या प्रेजेंस बनाने की कोशिश करे, उस कंपटीशन को वो उसी वक्त दबा ले पाए जी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुपर पावर भी, चाहे उनका डेट इतना बढ़ ना गया होता, किसी भी सुपर पावर को हर वॉर के लिए हर वक्त तैयार रहना असंभव है। और अमेरिका में ही बहुत लोग कह रहे हैं कि जो बात जो बाइडेन अपने आप कह रहे थे अफगानिस्तान में कि आखिर ये जंग लड़ क्यों रहे हैं, उसूलों की बात ठीक है, मतलब मॉरल बातें कोई भी हों, लेकिन इसमें अमेरिका का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। अफगानिस्तान डूबेगा तो उसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, चीन का हो सकता है, रूस का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, लेकिन अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अमेरिका को अपने वहाँ रिसोर्सेज बहाने नहीं चाहिए। लेकिन कई लोग अमेरिका में आज कहने लग गए हैं कि वही बात आखिर पूरे मिडल ईस्ट के बारे में सही है। अमेरिका को आज मिडल ईस्ट, सऊदी अरब का तेल जिसकी रक्षा करने के लिए अमेरिका पहले मिडल ईस्ट में गया था, आज वो तेल नहीं चाहिए। अमेरिका में ही शेल ऑयल के बहुत बड़े फाइंड्स हो गए हैं, शेल ऑयल एंड गैस के। अगर देखा जाए तो अमेरिका को अपनी रक्षा पे कुछ चैलेंजेस पे फोकस करके अपने रिसोर्सेज वहाँ कमिट करने चाहिए, और बाइडेन वो कर नहीं पाए हैं। इनफैक्ट अब यूक्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स लड़ रहा है, रेड सी में एक और क्राइसिस है, मिडल ईस्ट में कई और क्राइसिस हो सकते हैं। ईस्ट एशिया में जो अमेरिका के एलाइज उम्मीद रख रहे थे कि ज़्यादा उनका डिफेंस होगा, वो हो नहीं पाया है। ऊपर से अब यूरोप में नेटो के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए हैं। मेरे ख्याल से आने वाले दशकों में चाहे डेमोक्रेट्स इस इलेक्शन को जीते या रिपब्लिकन्स, डेफिनेटली यूएस के फोर्स पॉस्चर और ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस में एक रैशनलाइजेशन आएगा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक की ओर ज़्यादा अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, कि या यूरोप में अपना मिडल ईस्ट से ट्रूप्स हटा के मिडल ईस्ट में ज़्यादा डालेगा, आई कांट से।
बट डेफिनेटली कई सारे जो पेरिफेरल ऑपरेशंस हैं यूएस ट्रूप्स के, चाहे वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो, मिडल ईस्ट में हो, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। अभी तक मुझे समझ नहीं आ पाता है क्वाइट फ्रेंकली कि यूनाइटेड स्टेट्स ये इस्लामिक स्टेट के वॉर के ख़त्म होने के बाद क्यों इराक और सीरिया में अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस रखा हुआ है, लेकिन रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे मिशन धीरे धीरे आने वाले सालों में बंद हो जाएंगे, इफ़ फॉर नो अदर रीज़न कि इनको सपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। अगला सवाल सेजल चौधरी का है, पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ट्रंप के सत्ता में वापस आने पर यूरोप और नेटो पर क्या अब प्रभाव पड़ेगा? क्या यूरोप फाइनली पुतिन के हॉस्टाइल और अग्रेसिव रूस को दिए गए सुरक्षा कवर के लिए भुगतान करने के लिए सहमत होगा? अगर यूरोपियन से यही सवाल आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम भुगतान कर रहे हैं। 2006 में नेटो ने एक टारगेट थ्रेशोल्ड अग्री किया था कि सारे मेंबर स्टेट कम से कम 2% जीडीपी अपना खर्च करेंगे रक्षा पे, और वो पिछले साल एक बाइंडिंग कमिटमेंट बन गया। अब 31 में से, ये बात सही है, 31 में से सिर्फ 18 मेंबर अपने पूरे 2% खर्च कर रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स 4% लगभग जीडीपी का खर्च कर रहा है। लेकिन कई मेंबर हैं जो वो 2% के थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचे हैं, जैसे कि जर्मनी, लेकिन उन मेंबर्स का भी धीरे धीरे डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रहा है, और कुछ सालों में 2% को आई एम श्योर क्रॉस कर लेगा। जैसे कि आप जानते हो, एक्सपेंडिचर कोई नलके जैसे नहीं है कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम को वो एक्सपेंडिचर अब्जॉर्ब करने का कुछ मतलब वो होना चाहिए। डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बनाने में वक्त लगता है, और जर्मनी जैसे बड़े मुल्क में ख़ासतौर से ज़्यादा लगता है। मेरे ख्याल से यूरोप में अब कोई ये कम से कम 2% के थ्रेशोल्ड पे पहुंचने की कोई रिलक्टेंस नहीं है। लेकिन ट्रंप जैसे लीडर्स का समझना है कि 2% कम है, और कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रंप साहब हमेशा बहुत फैक्ट बेस्ड आर्गुमेंट नहीं करते हैं, लेट्स पुट इट दैट वे। लेकिन आज की हालत देखें तो ब्रिटेन का अभी पिछले महीने एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया था। ब्रिटेन का बाय द वे 2% से ज़्यादा थ्रेशोल्ड है और पहले से रहा है, लेकिन वो कहे कि ब्रिटेन आज की तारीख एक हफ्ते से ज़्यादा वॉर डिवीज़न स्ट्रेंथ फोर्सेस के साथ लड़ नहीं पाएगा। जर्मनी में वो डिवीज़न स्ट्रेंथ जो उनका कमिटमेंट है नेटो का, वो आज की तारीख अगर उनको मांगा जाए कि वो डिवीज़न दे तो उनके पास ट्रूप्स हैं नहीं प्रोवाइड करने के लिए। तो कई यूरोपियन आर्मीज़ में डिसअरे हैं, और अमेरिका में कई लोग ये कहेंगे कि इनको 2% से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। यस प्रॉबली, और मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली यूरोपियन डिबेट्स में ये बात उठेगी। लेकिन यूरोप में आई एम वेरी डाउटफुल कि बहुत बड़े स्टैंडिंग आर्मीज़ को मेंटेन करना और एक बहुत रोबस्ट फोर्स पोस्चर रखना, आई डोंट थिंक वो होने वाला है। ये फार मोर लाइकली है कि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ डेटरेंस की बातें दोबारा करने लगेंगी। लोग भूल गए हैं, बट 1970 के दशक में, 1960 के दशक में कई सारे यूरोपियन मुल्क थे जो बड़े सीरियसली अपने इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट बनाने के परस्यूट में थे। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने ऑफ कोर्स अलग से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, लेकिन और भी मुल्क थे जैसे कि स्वीडन, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, और जैसे कि इटली और जर्मनी भी 1967 में उनका अग्रीमेंट था फ्रांस के साथ जॉइंटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का। अब कई वजह से वो नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप आने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ करने लगे यूरोप की सिक्योरिटी से, रादर देन मेंटेन बहुत बड़े कन्वेंशनल फोर्सेस, कई सारे मुल्क होंगे जो ये न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने लगेंगे। ये 5, 10, 15 साल में शायद नहीं होगा, बट मिडिल टर्म में 15-20 साल में मेरे ख्याल से अगर नेटो का स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ और यूरोप से यूएस निकले, तो 2 की जगह शायद 5, 6, 7 न्यूक्लियर पावर हमें यूरोप में दिखाई देंगे।
प्रवीण, आखिरी सवाल आज का लूँगी। हमारे मेंबर का सवाल है, बोल रहे ये शायद ट्रम्प की एक और बेकार शेखी बगाड़ने वाली बात है, लेकिन नेटो ऑडिट कोई बहुत टेरिबल या भयानक बात नहीं होगी। यह एक यूएस कंट्रोल व्हीकल है जिसने इस्लामिक जिहाद, आइसिस का आतंक फैलाया, सर्बिया को नष्ट कर दिया, दक्षिण अमेरिका और लेवांत को अस्थिर कर दिया और यहाँ तक कि ओसामा को बनाने और नष्ट करने में खरबों का योगदान दिया। आपने एक बार इंसर्जेंसी से निपटने में भारत के धैर्यवान और समझौतावादी दृष्टिकोण की प्रशंसा की थी, क्योंकि ये लास्टिंग पीस का जो पाथ है वो साफ कर देता है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि यूक्रेन युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कोई फेस सेफर ऑफर ना हो। ये देखते हुए कि सभी इंटरवेंशंस में 100% फेलियर रेट है, क्या आपको नहीं लगता कि सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियंस ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी फाइनली ब्रेक लेते हैं और खुद को एक डिफेंसिव गठबंधन के रूप में जोड़ते हैं, जैसे कि समझौते में इरादा था? पहले एक छोटी बात, सारे इंटरवेंशंस असफल नहीं रहे हैं। 1971 का जो हमने जंग लड़ा बांग्लादेश में, वो एक बहुत सक्सेसफुल इंटरवेंशन था। अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंटरवेंशन था बहुत ही सक्सेसफुल था। उसके बिना हो सकता है नाज़ी जर्मनी ख़त्म नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेटो किस हद तक एक ग्लोबल इंटरवेंशनिस्ट फोर्स रह सकता है। और मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, नेटो एक बहुत बड़ा इसमें प्लेयर नहीं है। पहली बात ये इसलिए है क्योंकि नेटो का मिशन जो था वो ये नहीं था कि अमेरिका की सहायता में दुनिया भर यूरोप के फोर्सेस घूमते रहेंगे। वो ये था कि यूरोप की सुरक्षा के लिए यूरोपियन नेशंस और अमेरिका कोऑपरेट करेंगे, और उस कोर मिशन के लिए यूरोपियंस ने ना वो साधन दिए हैं, ना वो धन खर्चा है जो ज़रूरी है। दूसरी इसमें ये बात है कि जैसे कि बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड मुल्कों में हो रहा है, वॉर का कॉस्ट अब ऐसे हो गया है कि ये पब्लिक्स पे बहुत बड़ा एक बोझ बन जाता है। हाँ, हमारे जैसे मुल्कों में या चीन में जहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई कमी नहीं है और उसकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी बहुत बड़े स्टैंडिंग कन्वेंशनल फोर्सेस मेंटेन कर सकते हैं, बट यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स को ये करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से भारत में ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के आज जो नेवल कॉम्बैट मिशन है वो करीब 15% शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ हैं। और कोल्ड वॉर में अमेरिकन पायलट्स जो बहुत सोवियत पायलट्स के लगभग डबल ट्रेनिंग मिशंस करते थे, आज रशियन पायलट्स के कंपैरिजन में या चाइनीज़ पायलट्स के कंपैरिजन में कम अपने जहाज़ उड़ा पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन कॉस्ट उन पायलट्स को मेंटेन करना, ट्रेन करना, उनके जहाज़ बनाना बहुत हाई हो गया है। तो ये सारे नेशंस को बहुत समझदारी से सोचना पड़ेगा कि फोर्स कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, क्यों यूज़ किया जाना चाहिए और किस हद तक वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि जंग ऑल और नथिंग होते हैं, कि एक साइड की डिसाइसिव विक्ट्री होगी, दूसरी साइड पूरी तरह हारेगा, और जो साइड जीतेगा वो अपने आप को अपनी शेखी कर सकता है दुनिया भर में। लेकिन ऐसे हमने देखा है कि प्रैक्टिकली नहीं होता। वॉर्स इनकंक्लूसिव होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनका कोई क्लियर आउटकम नहीं रहता कई बार, या डिसाइसिव विक्ट्री नहीं रहती। तो ये देखते हुए मेरे ख्याल से अल्टीमेटली नेटो अलायंस का जो बड़ा मतलब प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसको अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा वाइजली, ज़्यादा मैच्योरिटी से यूज़ करने के कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ये दुनिया भर में इंटरवीनिंग एवरीवेयर ऑल टाइम्स का ज़माना मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है, और उसके साथ यूरोप के लिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब उनको सोचना होगा कि जो वादे किए गए थे यूरोप की सुरक्षा करने के, जो वादे 1949 में नेटो बनाते टाइम खड़े किए गए थे, उन वादों के टर्म्स एंड कंडीशन सो टू स्पीक क्या है, और क्या आगे भी ये जो ब्लैंक चेक दिया गया था वो चेक वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।